हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हो सकता है इससे नाराज़ हो जाएं, और काफ़ी लोग जिन्होंने बाइक ख़रीदी होगी शायद मेरे वीडियो देखने के बाद वो शायद गालियां दें। बट रिव्यू तो रिव्यू है, और ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रिव्यू है। 6 महीने हो चुके हैं अपाचे 164V को मेरे पास, और 6 महीनों से मैं इसे चला रहा हूँ। तो जो भी कुछ मैंने ऑब्ज़र्व किया वो आज आप लोगों के सामने है। तो अब जो है उसका फाइनल वर्डिक्ट कि क्या क्या मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स के लिए है कि अपाचे 164V में क्या कमियां हैं जो मुझे ऑब्ज़र्व हुई, और जिन्होंने भी ये बाइक लेनी है उनके लिए ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट, क्या ये बाइक लॉन्ग राइड्स के लिए है? मेरे मुताबिक नहीं है। मैं अप टू 50 किलोमीटर में इसमें थकान फील करने लगता हूँ। इसका सिटिंग पोस्चर, चूँकि ये स्पोर्ट्स बाइक है तो स्पोर्ट्स बाइक थोड़ी हरफन मौला राइड्स के लिए होती है, क्विक इधर से उधर, और ट्रैफिक में बहुत अच्छा कट मारती है। लेकिन लॉन्ग राइड्स के लिए मुझे नहीं लगता कि ये बाइक सही है। कम से कम मैं थकान फील करता हूँ 50 किलोमीटर के बाद ही, और 100 किलोमीटर वाली जो मेरी राइड होती है उसमें तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ कि कब मेरा सफ़र ख़त्म होगा। तो मैं सफ़र को एंजॉय नहीं कर पाता हूँ। तो लॉन्ग राइड्स के लिए मेरे लिए ये बाइक नहीं। इसकी बात मत सुनो भाई लोग। लॉन्ग राइड के लिए बाइक ली किसने थी? बाइक ली थी पावर के लिए। पावर मिल रही है ना, अब लॉन्ग राइड का बहाना क्यों? सेकंड पॉइंट आते हैं इसके गियर रेशियो पे। तो मुझे नहीं समझ में आता कि कंपनी ने गियर रेशियो किस हिसाब से बनाया है। यानी कि इसमें टोटल 5 गियर मौजूद हैं, एक नीचे 4 ऊपर, और मैं फिफ्थ गियर पे पहुंच जाता हूं लगभग 35-40 की स्पीड पे। और उसके बाद उस 40 की स्पीड से लेके 118-20 की जो इसकी टॉप स्पीड है वहां तक पहुंचने के लिए आपके पास सिर्फ वही फिफ्थ गियर है, और आपको बस रेव करना है। तो इंजन की जो नॉइज़ है, साउंड है, वो बढ़ता जाता है जैसे जैसे आप एक्सेलरेशन बढ़ाते जाते हैं, रेव बढ़ाते जाते हैं। गियर आप चाहते हो कि और चेंज करो, बट वो चेंज नहीं कर सकते हो क्योंकि ऑलरेडी मैं टॉप गियर में पहुंच चुका होता हूं। तो मुझे ये रेशियो समझ में नहीं आता है। मतलब कि हर बार ऐसा होता है कि मैं 5वां गियर लगाने के बाद जैसे ही 55 पे स्पीड पहुंचती है, 50, 55, 60 पे, मैं फिर से उसे ऊपर की ओर पुल करता हूं कि अब शायद कोई छठा गियर यहाँ पे हो और जो लग जाए तो बेटर हो, क्योंकि जो मैं और ज़्यादा रेव नहीं करना चाहता इंजन को। तो इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा फील होती है। तो गियर रेशियो मेरे हिसाब से सही नहीं है। पहला दूसरा गियर तक बिल्कुल ठीक है, तीसरे गियर के लिए हमें थोड़ी और स्पीड चाहिए थी, चौथा भी हमें चाहिए था जो कि कम से कम 60 तक बिना हार्ड रेव के पहुंच जाए, और उसके बाद 60-70 के बाद अगर हमें फिफ्थ गियर लगाने की ज़रूरत पड़ती तो बहुत अच्छा था। या फिर कंपनी इसमें सिक्स्थ गियर दे देती जो कि हम 55-60 की स्पीड के बाद इसमें लगा सकते, या 70 की स्पीड के बाद लगा सकते, और फिर से हमें रेव जो है वो कंट्रोल में कर लेते। इससे इसकी बाइक की एवरेज और ज़्यादा बढ़ जाती। तो गियर रेशियो के मामले में मुझे ये बाइक पसंद नहीं आई है अभी तक की मेरी पुरानी बाइक्स के मुकाबले। बिल्कुल बात मत सुनो भाई लोग, गियर रेशियो की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही गियर रेशियो है जो बेस्ट एवरेज दे रहा है। अगर आप टॉप गियर लगा सकते हो 35-40 की स्पीड में और आराम से जा सकते हो, इसी के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज मिलती है। तो छठे गियर वाली बाइक सेलेक्ट करनी थी ना। जब बाइक ले रहे थे उस समय कहाँ दिमाग गया हुआ था? उस समय अपाचे क्यों पसंद किया जब पता था इसमें 5 गियर हैं? तो आपको पावर भी चाहिए थी, एवरेज भी चाहिए थी, अब गियर रेशियो का रोना क्यों रो रहे हो? बहुत सारे लोगों ने वीडियोस पे इसके चैन के इशू को रेज किया था। बाइक की सेकंड सर्विस तक का जो मैंने रिव्यू डाला था तो वहाँ तक है कि चैन का इशू ऐसा कोई आया नहीं था जब तक मैंने बाइक को 1400-1500 किलोमीटर चलाया था। मैं काफ़ी आराम से चलाता था और रेयरली इसको रेव करता था। लेकिन फिर मैंने लास्ट 1000 किलोमीटर मैंने चलाए हैं काफ़ी बाइक को खींच के, कि अगर मैंने 20 किलोमीटर की जर्नी करनी है तो भी मैं क्विकली कर रहा हूँ, अगर मैं 50 किलोमीटर की जर्नी करनी है तो भी मैं क्विकली कर रहा हूँ। तो इस केस में मैंने ये पाया कि इसकी चेन वाकई में बहुत जल्दी लूज हो जाती है और लुब्रिकेशन भी बहुत ज़्यादा ढूंढती है, जो कि टोटली अनएक्सपेक्टेड है। मतलब कि मैं 100 किलोमीटर की राइड करूं, या समझ लो 50 किलोमीटर अप एंड डाउन की, और फिर से अगली सुबह से मैं लुब्रिकेट करूं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। उसके बाद चैन में खर्र खर्र की कुछ रफ सी आवाज़ आने लगती है, ड्राइनेस वाली, और जब उसे लुब्रिकेट कर देते हैं फिर वो ठीक हो जाती है। तो हर 50-75 या 100 किलोमीटर के बाद लुब्रिकेट करना मुझे कुछ समझ में नहीं आया। थोड़ी सी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और चैन लूज़ भी हो जाती है तकरीबन हर 400 किलोमीटर के डिस्टेंस तक में। 300-400 किलोमीटर कवर करते करते लूज़ हो जाती है और उसे टाइट करवाना पड़ता है। तो ये भी एक रियल और जेन्युइन इशू है जो कि फील हुआ मुझे तकरीबन 1500 किलोमीटर चलाने के बाद ये इशू रेज हुआ है। खुद ही तो पिछले वीडियो में बोल रहे थे
कि अगर स्पोर्ट्स बाइक है तो उसमें चेन का इशू तो ज़रूर होगा। स्पोर्ट्स बाइक है, खींच के चलाने के लिए होती है तो चेन तो लूज़ ज़रूर होगी। जब खुद को ये बात पता थी, अब चेन लूज़ होने का बहाना क्यों बना रहे हो भाई? लेस टॉर्क इन लो आरपीएम, ये एक बहुत बड़ा इशू मुझे फाइंड आउट हुआ जब मैं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में होता हूँ और कोई ना कोई बैठा होता है मेरे साथ बाइक पे, तो उस समय इसका जो टॉर्क है, जो लो एंड टॉर्क है, वो बहुत ही उसकी कमी खलती है। यानी कि हाई एंड टॉर्क ठीक है, आप जब आराम से खुली सड़क पे भगा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि आप अकेले हो या दो हो, थोड़ा बहुत ही फील होता है। लेकिन लो एंड टॉर्क की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। मतलब कि अगर थोड़ी सी भी रेस अगर कम है, एक्सेलरेशन अगर नहीं किया हुआ है, या आपने बाय डिफ़ॉल्ट रेस कम की हुई है गाड़ी की कि हाँ थोड़ा फ्यूल बचेगा आइडल पोजीशन में, तो ये गाड़ी बंद होनी है। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ट्रैफिक में। चाहे इसमें सेल्फ स्टार्ट है बट फिर भी एक इरिटेटिंग हो जाती है कि हाँ ट्रैफिक में बारी बारी ये बंद हो। और या फिर आप इसके रेव जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही ज़्यादा रखो, फिर भी लो एंड टॉर्क में थोड़ा सा इशू आता है अगर आप अकेले नहीं हो तो। अब लो आरपीएम में टॉर्क, भाई बुलेट तो लिया ना तूने, अगर बुलेट लेते तो लो आरपीएम पे भी टॉर्क मिलता, वो बना ही सिर्फ उसके लिए है। आपने लिया पावर के लिए, गाड़ी को फुर फुर उड़ा सको, तो फिर लो आरपीएम पे टॉर्क का रोना मत रो। कि अगर आपके साथ पिलियन बैठा है तो ये बाइक की राइड जो है वो मज़ेदार नहीं रहती है। यानी कि अगर आप अकेले हो तो आप बहुत हैप्पीली इसको रेव करते हो, खूब इधर से उधर, हर फन वाला गाड़ी है, बहुत ही ईजिली पिकअप करती है, ट्रैफिक का तो पता ही नहीं लगता। अगर थोड़ी सी भी निकलने की जगह है तो आप फुर फुर निकलते जाओगे लेफ्ट राइट करते हुए, और लोग देखते रह जाएंगे कि ये इतनी क्विकली कैसे जा रहा है। तो वो मैंने एक्सपीरियंस लिया हुआ है। लेकिन अगर आपके साथ कोई बैठा है तो वो राइड एक्साइटिंग नहीं रहती है। तो इसकी 160 सीसी की पावर भी उस समय बहुत ही कम लगने लगती है। तो अगर आप लोग हमेशा पीछे किसी न किसी को साथ लेके चलने वाले हो तो शायद ये आपको वो पावर का मज़ा नहीं दे पाएगी। अरे 160 सीसी की बाइक है भाई, कोई जहाज ना है। तो अब जब एक आदमी बैठा हुआ है ऊपर 80 किलो का और दूसरा भी 80 किलो का बिठा लोगे तो बाइक तो लोड मानेगी ना। तो सिंगल राइडर वाली फीलिंग जो है कहाँ से आएगी पिलियन बिठा के। और यहाँ पे एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि 80 तक की स्पीड, यानी कि 70 टू 80 तक की स्पीड के लिए मुझे ये बाइक बिल्कुल साइलेंट और वाइब्रेशन फ्री आप कह सकते हो। विंड नॉइज़ आती है बट ऐसी कोई इंजन की नॉइज़ आपको बहुत ज़्यादा नहीं सुनाई देगी, और कोई वाइब्रेशन भी आपको फील नहीं होगी अप टू 70-75। लेकिन उसके बाद जो हन की, जो हमिंग की जो साउंड होती है इंजन की, वो थोड़ी सी ज़्यादा इरिटेट करने लगती है, क्योंकि विंड नॉइज़ भी काफ़ी बढ़ जाती है हेलमेट के बावजूद। तो वहीं पे जो 6th गियर की जो मैंने ज़रूरत बताई है वो बहुत ज़्यादा फील होती है कि अगर 6th गियर होता तो हमें रेव इतने ज़्यादा नहीं करने पड़ते। तो चूंकि इसका गियर रेशियो कुछ ऐसा बनाया कंपनी ने कि 40 के बाद ही हम 5th गियर में पहुंच जाते हैं बड़े इजीली, और गाड़ी पुल भी करती है 5th गियर में 40 के बाद, अगर आप सिंगल हैं तो उस केस में तुरंत हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में पहुंच गए और उसके बाद बस एक्सेलरेट करते रहो। तो थोड़ी सी मुझे वो जुपिटर वाली फीलिंग आती है जो मेरे पास स्कूटी थी, कि बस एक्सेलरेट करते रहो और हाई एंड में जाके काफ़ी ज़्यादा इंजन का शोर होने लगता है। अरे आप क्या बात करते हो 80 की स्पीड की, आप तो कार भी 80 से ज़्यादा ना चलाते, अब बाइक आपको 80 से ज़्यादा चलाने वाली चाहिए। बुढ़े हो गए हो आप, 80 से ज़्यादा मत चलाया करो। ये सारे के सारे पॉइंट्स जितने मैंने बताए ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है। तो अगर आप लोग इन बातों से, अगर आप लोगों को फ़र्क पड़ता है गाड़ी लेने के डिसीजन में, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद होगा, अदरवाइज शायद नहीं होगा। तो जैसे मेरे पिछले सारे वीडियो ऑनेस्ट थे, ये भी अभी तक का ऑनेस्ट वीडियो है, और ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से अब शायद मुझे ये बाइक बदलनी पड़े। इसकी बात बिल्कुल भी इसकी बातों में नहीं आना भाई, लोग बकवास कर रहा है, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब लेनी थी तो यही गाड़ी अच्छी थी, अब मन भर गया है, पैसे ज़्यादा हैं, गाड़ी दूसरी लेनी है, इसलिए बहाने सूझ रहे हैं। अपने मन की करो, जो गाड़ी एक आदमी के लिए बुरी है दूसरे के लिए अच्छी होती है। आप लोग सबसे पहले अपनी ज़रूरत समझो। अगर आपकी ज़रूरत एक स्पोर्ट्स बाइक की है तो गाड़ी A1 है। अगर आप लोग क्रूज़र देख रहे हो, लॉन्ग राइड्स के लिए देख रहे हो, तो शायद आप लोगों के लिए उतनी अच्छी ना हो, अपने मन की करो। और मैं लास्ट परसों जो है टेस्ट ड्राइव ले चुका हूँ एवेंजर 220 क्रूज़ की, मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, और अभी मैं और टेस्ट ड्राइव 1-2 बार करूँगा उसकी, स्ट्रीट की भी और क्रूज़ की भी, उसके बाद मैं कोई डिसीजन लूँगा। आज का ये वीडियो सिर्फ नेगेटिव पॉइंट बताने के लिए था कि किन कारणों से मुझे अब ये बाइक पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि मैं इरिटेट हो रहा हूँ और मुझे कम से कम 100 किलोमीटर की राइड तो ईजिली चाहिए, बहुत ही कंफर्टेबली चाहिए। तो आप लोग एग्री करते हैं या नहीं इन बातों से? और जो भी भाई लोगों ने बाइक ली है तो वो भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें और शेयर करें कमेंट में।
तो बस फिर मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद।